गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉलिड्स में से बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। दो ही क्वेश्चन जनरली यहां बनते हैं। ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का कंटेंट यहां से आपको मिलता है सॉलिड से। पहला क्वेश्चन बनता है यंग्स मॉड्यूलस को लेकर के और दूसरा क्वेश्चन बनता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। बाकी की सारी चीजें तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें करनी पड़ती हैं, या ऐसे मान लीजिए कि सारी की सारी सीक्वेंस हमें एक बना के रखनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक फेबुलस क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास से हम लोगों का तैयार हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। यानी हमने वायर लिया है और वायर भी कैसा है, स्ट्रेच्ड है। तो स्ट्रेच्ड वायर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होगी, कितनी स्टोर होगी ये तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों स्टोर होगी ये बात मैं समझना चाहूंगा। डियर, होता यह है कि जब भी मेरे पास कोई एक सॉलिड मटेरियल होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगर मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट कोई फोर्स इसको स्ट्रेच करने में लगाता हूं तो होगा क्या, इसमें एलोंगिनेशन हो जाएगा। लेकिन एलोंगिनेशन के पीछे कॉज क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब पहले से जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट मैंने फोर्स लगाया या उसके अपोजिट मैंने वर्क डन किया। अब नो डाउट जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं और जो ये डिस्टेंस इसकी बढ़ गई है, डेल्टा एल जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया है, उसकी वजह से वर्क डन का कॉन्सेप्ट आएगा। F इंटू डेल्टा एल को मैं वर्क डन कहता हूं। जो वर्क डन मैंने किया इसको स्ट्रेच करने में, वो कहां गया, वो कहीं ना कहीं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। देखिए, फिनोमिना अलग अलग हैं, लेकिन मैं एनालॉगस कह सकता हूं कंपैरिजन के लिए। जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग वाला केस है उससे इसे कंपेयर कर सकता हूं। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में मैंने स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा था तो कहीं ना कहीं रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मैंने फोर्स लगाया था, वर्क डन हुआ था डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और वो कहां स्टोर हो गया था, स्प्रिंग के अंदर हो गया था। लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स न कह करके हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम लोगों ने यहां पे डिफाइन में लिख रखा है कि अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन कभी आपको लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखेंगे। When a wire is stressed, interatomic या intermolecular forces comes into play which oppose the change। जो हम इसको खींच करके चेंज करना चाह रहे हैं उसको ये अपोज करते हैं। अब उसके अगेंस्ट जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसके थ्रू क्या होगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द स्टोरिंग फोर्सेस। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लगता है वो निश्चित रूप से डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग एक ग्राफ से यहां पे समझ सकते हैं। ये पर्टिकुलर जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। अगर मैं स्ट्रेच करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, इंटर एटॉमिक फोर्स को चेंज करना चाहता हूं तो नो डाउट उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती है, और डिस्टेंस अगर चेंज मेरी हो गई तो फोर्स काफी कमजोर हो जाते हैं। अब कंप्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, अगर मैं किसी सॉलिड को और कंप्रेस करता हूं तो निश्चित रूप से इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम होगा। कम होकर के एक सर्टेन स्थिति में R नॉट पे 0 हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर मैं रिपल्सन तक की स्थिति में पहुंच गया तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं वो टेक्स प्लेस होती हैं। तो वो आगे का कॉन्सेप्ट है, हम लोग 12th में पढ़ेंगे। लेकिन एक ही छोटे से ग्राफ से मैं सारी की सारी चीजों को यहां पे बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। कैसे, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसके बीच में ये मॉलिक्यूल्स हैं, दो ही मॉलिक्यूल में कंसीडर कर रहा हूं। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है 10 टू पावर -10 मीटर ऑर्डर की है तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, बाहर की तरफ खींचता हूं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और ये अगर 10 टू पावर -11 मीटर ऑर्डर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कमजोर हो जाते हैं। अगर मैं इसके अपोजिट
इस बॉडी को क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस यहां अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल ग्राफ है और इवन दैट इसकी एविडेंसेस हम लोगों को मिलती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, इसलिए इसको गलत तो कह ही नहीं सकते। अब अगर मान लीजिए मैंने इसी सबस्टेंस को और ज्यादा कंप्रेस किया और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो गई, 3 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁹ से भी कम हो गई, तो ये फोर्स जो है वो रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था किसको लेकर के, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को लेके। नो डाउट मैं अपने टॉपिक से काफी आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेकार जाएगा, आपके दिमाग में एक माइंड मेकअप हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। 12th में आप सबको ये पढ़ना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहां से कई सारी चीजें बन जाती हैं। तो इंटर एटॉमिक में ये 10⁻⁻15 मीटर का कॉन्सेप्ट आता है और इंटर मॉलिक्यूलर में ये 10⁻10 10⁻9 का कॉन्सेप्ट आता है। तो वैल्यूज अभी याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको एक माइंड मेकअप कर लेना है कि अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा और स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया, अब इसको अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। देखिए करते हैं कैसे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बड़े आराम से हम लोग इसको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। क्या? dW इक्वल्स टू F इंटू dx। देखो बच्चों, अब जरा फोर्स की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे इसको स्ट्रेच करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया, तो इनिशियली फोर्स था मेरा 0 और जब फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो हो गया F इक्वल्स टू F। अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, अल्टीमेटली एवरेज फोर्स यहां आएगा F/2। डेल्टा x क्या है? अब फोर्स लगाने से इसमें क्या हो गया? एलोंगिनेशन हो गया। एलोंगिनेशन हो गया तो डेल्टा L इसकी लेंथ बढ़ गई। डेल्टा लेंथ बढ़ गई तो डेल्टा L से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास dW। यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब यहां प्लस या माइनस के साइन की बात समझ लो बच्चों। मान लीजिए मैं फोर्स लगा करके उसको स्ट्रेच करता हूं, तो वर्क डन मैंने किया। जो वर्क डन मैंने किया वो कहां गया? सिस्टम की, यानी जो मेरे पास सॉलिड था या वायर था उसकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो गया, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो पॉजिटिव साइन। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्क डन मैंने किया वो मेरे लिए माइनस हो गया, मेरे से जा रही है कुछ एनर्जी और उसको मिल गई, तो उसकी जो एनर्जी है वो प्लस में हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको जो चीज मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया है उसको नीचे लिख रखा है, तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे ये बात भी यहां से समझ लो। देखिए, work done equals to average force multiplied by increase in length, that is F/2 into delta L। इसी को हमने एनर्जी के टर्म्स में डाल दिया, तो यहां पे हमने लिखा 1/2 F into delta L। अब इसको मैं जरा अपने पर्पस में लाना चाहता हूं। मेरा पर्पस क्या है डियर स्टूडेंट्स? मेरा पर्पस है स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में लाने का। बड़ा आसान सा काम, छोटा सा मैनिपुलेशन। क्या छोटा सा मैनिपुलेशन? मैं इसको जो F वाला कॉन्सेप्ट है उसको A से डिवाइड कर देता हूं, जो डेल्टा L वाला कॉन्सेप्ट है इसको L से डिवाइड कर देता हूं। अब चूंकि मैंने अपनी मर्जी से A L से डिवाइड किया, तो मैं अपनी मर्जी से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह से मेरी जो इक्वेशन थी वो डायमेंशनली कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे यहां से एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिल गया। एग्जैक्टली F/A को मैं क्या कहता आया हूं? स्ट्रेस कहता आया हूं डियर स्टूडेंट्स। डेल्टा L/L को मैं क्या कहता आया हूं? स्ट्रेन कहता आया हूं। ये A into L क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो बच्चों इस चीज को मैं लिख सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर। मान लीजिए ये वायर है, तो इस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो L है। इस तरह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A into L हो जाएगा। अब इसमें मैंने फोर्स लगाया था, सपोज F हो गया। इस फोर्स F की वजह से क्या हुआ? इसमें ये एक्सटेंशन हो गया, तो ये इसका डेल्टा L हो गया। तो आई होप सो वेरिएबल डेफिनेशन इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो गई होगी।
इवन फोर्स की भी बात किया तो एवरेज फोर्स हमने लिया है, यहां पे फोर्स हमने 0 अप्लाई किया, लेकिन जब इसको लगाना शुरू कर दिया, मैक्सिमम फोर्स F लगा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा F आ गया। एवरेज फोर्स की बात की तो इनका एवरेज हमने 1/2 डाल करके निकाल दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया और बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आ गया, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, दैट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड वायर। तो आई होप सो ये सारी बातें बच्चों क्लियर हो गई होंगी आपको। अब अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में भी आ जाता है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इलास्टिक डेंसिटी। इसको मैं एक नया नाम देता हूं, क्या? इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, नए नए नाम आपको मिल गया। होता है ना घर में, आपकी जब बर्थ हुआ, आप मान लीजिए गोरे थे तो आपका नाम कुछ अलग रख दिया गया, फिर पंडित जी आए उन्होंने कुछ नाम अलग रख दिया, फिर धूप में निकलने लगे थोड़े काले हो गए तो कुछ नाम अलग हो गया, हॉस्टल में चले गए या क्लास में चले गए तो बच्चों ने आपका कुछ नाम अलग रख दिया। अब शादी हो गई साहब, आपकी शादी हो गई तो आपकी मिसेज ने या आपके हस्बैंड ने, बातें की है, गर्ल्स बॉयज दोनों बैठे हुए हैं सामने, तो उन्होंने आपस में एक अलग से नाम और रख लिया। तो बच्चों कॉन्सेप्ट वही है। मैंने अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को नया नाम दे दिया इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये सब मेरा निकल के आ गया और बड़े अच्छे से मैं अब इसको अप्लाई भी कर पाऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर पाऊंगा। तो देखिए ये माइनस का साइन और प्लस का साइन मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ एक बात और भी बनती है, क्या? अगर बच्चों को थोड़ा सा और खेलना है इस फॉर्मूले के साथ में तो खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? आपको सिर्फ स्ट्रेस के टर्म में चाहिए स्ट्रेन हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या लिखते हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो बच्चों यहां से स्ट्रेस को पिक कर लो, यहां डाल दो तो स्ट्रेन के टर्म्स में आ जाएगा, या स्ट्रेन को पिक कर लो, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस के टर्म्स में डाल दो तो उसमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को रीडिजाइन कर सकते हो, लेकिन बेस क्या था वो बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ध्यान रहे, अगर फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यहां पे वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है। अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई इसको करके रखते हो तो फिर टोटल इलास्टिक एनर्जी है। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। चलिए अब जरा हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के बेसिस पे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस तो न्यूमेरिकल हमने यहाँ डाली नहीं है, कुछ न कुछ तो उसमें नया बताने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम नंबर 8 या एग्जाम्पल मैं इसको कह सकता हूं, प्रॉब्लम तो खैर होती नहीं है, एग्जाम्पल ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां गलत लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कर देंगे ऐसे। A wire suspended vertically from one of its end stressed by attaching a weight of 200 Newton at lower end। तो बच्चों जैसे वो कहता है, अपना इमेजिनेशन प्रिपेयर करो, ये वायर लो, एक रिजिड सपोर्ट के साथ इसको हैंग कर दो, यहां पे नीचे 200 न्यूटन का फोर्स लगा दो, इसके अलावा तो और कुछ दिया नहीं रखा, ये वेट दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इस यूनिट को ध्यान से देखना कि अगर ये न्यूटन है तो ऑब्वियसली फोर्स है, mg है, मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर वेट कह रहा है लेकिन यहां पे 200 किलोग्राम कह रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वेट को लगाने से क्या हुआ वो आगे समझा है। क्या कह रहा है, स्ट्रेस्ड द वायर बाय 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को 1 × 10⁻³ मीटर मेरे को लिखना जरूरी है, यही की है। होता क्या है, होता यह है कि ये वायर जो है अब एलोंगिनेट हो जाता है। कितना एलोंगिनेट हो जाता है, ये वाला पोर्शन 1 मिलीमीटर एलोंगिनेट हो जाता है। 200 न्यूटन का फोर्स अभी भी वही लग रहा है, ये मेरे पास डेल्टा एल है। तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ खास बचा। इलास्टिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है तो इलास्टिक एनर्जी बता सकते हैं। इसमें आपके पास में स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, या व्हाटएवर सो यंग्स मॉडुलस आगे हो सकता है, दे रखा होगा, तो आप वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जरा,
लेकिन थिंक प्रोसेस क्या है, हो क्या रहा है इसके पीछे, ये बात मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। ये देखिए, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, U इक्वल टू 1/2 F इंटू L। सीधे सीधे आंसर मेरे को मिल गया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही क्वेश्चन है। क्या है, एक कोई बच्चा है और वो मजे मजे में ऊपर से कूद रहा है और उसकी हड्डियां टूटे बिना ही वो नीचे आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कुछ में आप लोगों को काम करना है। ए 40 किलोग्राम बॉय हुज लेग बोन्स लिखा है, बोन नहीं है, बोन्स लिखा है, इसका मतलब दोनों टांगों का कह रहा है। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर विदाउट ब्रेकिंग हिज लेग्स बोन्स। इफ बोन कैन स्टैंड स्ट्रेस ऑफ, ये स्ट्रेस दे रखा है या ब्रेकिंग फोर्स मैं निकाल सकता हूं यहां से, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो ले सकती है, 9.9 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकती है। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस, आपको y जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने लेनी है। बच्चों फॉर्मूला तो बड़ा नॉर्मल सा है, फॉर्मूले में तो कुछ है ही नहीं। क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके बराबर डालना है। जब वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो निश्चित सी बात है पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहां जाके स्टोर होगी, उसकी लेग्स में, उसकी बोन्स में। अगर लेग बोन में स्टोर होने वाली एनर्जी ब्रेकिंग फोर्स के थ्रू कम है तो हड्डियां नहीं टूटेंगी, अगर वो ज्यादा है तो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी हड्डियां। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इमेजिन करो। मैं जानबूझ के इसको और ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। ऊपर से कूद रहे हो, हड्डी नहीं टूट रही है, इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी ब्रेकिंग एनर्जी डेंसिटी से कम है। अगर हड्डियां टूट जाती हैं इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी mgh आपकी चेंज हुई है ऊपर से नीचे कूदने में वो ज्यादा थी, और आपकी बोन्स जो टॉलरेट कर सकती थी एनर्जी को, स्टोर कर सकती थी, वो कंपैरेटिवली कम थी। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मास आपको दे रखा है 40, हाइट दे रखी है 2 मीटर, लेंथ दे रखी है 0.50 मीटर, एरिया दे रखा है 4 × 10⁻⁴। इसको डबल करने की जरूरत नहीं है, उसने लेग पहले यूज कर रखा है। अब वॉल्यूम यहां से निकालोगे तो आपको आ गया 2 × 10⁻⁴। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, सीधे सीधे mgh का कांसेप्ट आ गया। अब ये mgh बराबर है किसके, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम का, यानी टोटल एनर्जी stored in legs। ये यहां से loss in gravitational potential energy must be equals to gain in elastic potential energy of legs। अगर इसमें gain in energy by legs ज्यादा है तो नहीं टूटेगी, कम है तो टूट जाएगी। कॉन्सेप्ट डाला हमने सारी चीजों को लेकर के, यंग्स मॉडुलस निकल के आ गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूंगा, दैट इज पॉइजन रेशियो। ये जहर वाला रेशियो नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं उनके नाम से ये कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे दे रखा है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले जरा डायग्राम की बात कर लूं। देखिए डायग्राम क्या कहता है, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो नो डाउट ये फिगर आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। लेंथ उसकी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहना है। तो बच्चों हमने अभी तक सिर्फ लेंथ में स्ट्रेस दिखाया था, होने वाले एरिया में चेंज को हम लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, शो ही नहीं किया था। हमने ये मान लिया था वो नेग्लिजिबल है। लेकिन जो पॉइजन है या उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि नहीं भाई, अगर लेंथ में नहीं इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। आप ये काम किसी रबर बैंड पे करके देख सकते हैं। आपने एक रबर बैंड ली, उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो आप क्या देखते हैं, उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है बच्चों, लेकिन जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है। ये देखिए, ये आपके पास में रबर बैंड नॉर्मल कंडीशन में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए
और जब आप इसको स्ट्रेच करते हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बस। नो डाउट यहां अगर मैं देखूं तो दो तरीके का कॉन्सेप्ट मुझे मिल रहा है, एक तो मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा मिल रहा है एरियल। नो डाउट अगर डायमीटर में कमी हो रही है तो माइनस का साइन मुझे डालना है, और लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन मुझे डालना है। दोनों के रेशियो को मैं क्या कहूंगा, पॉइजन रेशियो कहूंगा। ये रहा लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल है डायमीटर में होने वाला चेंज, दैट इज माइनस डेल्टा डी ओवर कैपिटल डी। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो रहा है, और डेल्टा एल ओवर एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो पीछे से हम है वो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ डेल्टा एल बढ़ा है। पॉइजन रेशियो ये मिल गया। अगर मैं यहां देखता हूं जो मेरे मतलब की चीजें हैं तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है क्या कि भैया पॉइजन रेशियो की डायमेंशन बताओ, पॉइजन रेशियो का यूनिट बताओ। तो भैया पॉइजन रेशियो का ना तो कोई यूनिट होता, डायमीटर वन डायमेंशनल है, लेंथ वन डायमेंशनल है, ना इसका कोई डायमेंशन एनालिसिस होता। आप लिख दोगे m0 l0 t0। तो नॉर्मली ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, या आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है पॉइजन रेशियो का। तो इस तरह से इस चैप्टर का कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब एक दो न्यूमेरिकल हम लोग यहां और करना चाहेंगे जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े और एनहांस हो जाएं डियर स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा हिस्टैरिसीस के ऊपर कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको सिर्फ ब्रीफ करूंगा। नॉर्मली हिस्टैरिसीस आप लोगों के सिलेबस में नहीं होता, जो सीबीएसई का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा जाता है। हमने यहां डिस्कस किया था कि जिस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज्यादा होगा उसमें एनर्जी लॉसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जस्ट लाइक मैं रबर बैंड की बात करूं तो रबर बैंड में मैं एक ऐसा मटेरियल यूज करना पसंद करूंगा जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम से कम हो, जिसमें जो हीट लॉसेस हैं, जो एनर्जी लॉसेस हैं, वो कम से कम हो। ये एक मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आता है। बाकी मैंने ये फेबुलस एक क्वेश्चन यहां पे डाल रखा है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं। कार के टायर के लिए बात कर रखी है कि अगर मेरे को कार का टायर बनाना है तो कौन से वाले एरिया रिप्रेजेंटेशन से जो रबर मेरे को मिल रही है उसको यूज करना है। ऑब्वियसली जो रबर ए है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो मुझे इसी को यूज करना चाहिए किसके लिए, टायर बनाने के लिए। अब इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैंने यहां एक्सप्लेन कर रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जरूर इनको पढ़ लेना चाहिए। सीबीएसई के लिए सिर्फ ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ए हैज स्मॉलर हिस्टैरिसीस लूप एरिया एंड hence smaller energy loss, so it must be preferred to be for a car tire। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। अब जरा हम लोग बात करना चाहेंगे इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर आपको लगेगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात जानते हैं, फोर्स के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एग्जाम में नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो क्वेश्चन जरूर करके देखना चाहिए। नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो ज्यादातर आपके एग्जाम में डिस्कस होता है, या तो फॉर्मूला बेस में या तो न्यूमेरिकल बेस में, वो क्वेश्चन मैं जरूर यहां से शेयर करना चाहूंगा। दैट इज एग्जांपल नंबर 12। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल और जो सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो सारे के सारे एक साथ यूज हो रहा है। तो थर्ड डिग्री का क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन तीन कॉन्सेप्ट एट ए टाइम लग रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे यहां थोड़ा सा वर्कआउट ज्यादा करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ता हूं, उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करता हूं, थिंक प्रोसेस आपका डेवलप करने की कोशिश करता हूं। आई होप सो आप उसको सही से कर पाएंगे, देख पाएंगे। देखिए जरा क्या कह रहा है। ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली। आप क्या करो, एक वायर ले लो, ये रिजिड सपोर्ट ले लिया आपने, ये रिजिड सपोर्ट ले ली बच्चों। इस रिजिड सपोर्ट के बीच में एक वायर ये लगा दो। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है।
स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू क्लैंप लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 2L, यानी इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो 2L है, यानी वायर की टोटल लेंथ भी 2L हुई। ए वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम मिड पॉइंट, अब इसका मिड पॉइंट है ये, तो इस मिड पॉइंट पे वेट W आपने हैंग कर दिया। अब देखिए केजी है यहां, तो ध्यान रखना होगा W के साथ में मेरे को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई यहां जरूर करना है बच्चों। सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर इफ द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द मिड पॉइंट ऑफ वायर मूव्स डाउन बाई x। अब होगा क्या, जब वेट आप लटका दोगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप आउट हो जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है, जो नीचे आया है, वो कितना है, x है। और यहां कंडीशन भी उसने दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है बच्चों, कंडीशन दे रखी है कि x इज स्मॉलर देन l, यानी ये थोड़ा है, छोटा है। तो अब नई शेप में जो वेट है वो थोड़ा और नीचे आएगा। WG मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि G से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब भी जरूरत होगी। अब बच्चों पूछता क्या है वो, ज्यादा से ज्यादा इसमें यंग्स मॉडुलस पूछ लेगा क्या, या कोई रिलेशन पूछ लेगा। तो मैं आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ूंगा, लेकिन इससे मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या यहां पे। देखो हुआ यहां पे बच्चों, ये लेंथ L थी, ये लेंथ L थी, आधा आधा कर दिया हमने, ये x है। अब ये वाला जो स्ट्रेच होकर के आएगा वो मेरे पास आएगा L प्लस डेल्टा L। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां से अगर डेल्टा L आप निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का L। अगर पूरे वायर में डेल्टा L निकालना चाहते हैं तो निश्चित सी बात है कि जितना इधर स्ट्रेच हुआ है उतना इधर स्ट्रेच होगा, तो जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल डेल्टा L आ गया। टोटल लेंथ 2L आपके पास में है, वेट यानी फोर्स आपके पास में है, क्रॉस सेक्शनल आपके पास में है। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन लगाने में भैया कितनी देर है आपको, कुछ भी नहीं है। तो फिलॉसफी मेरे को समझ में आ गई, मेरे को थिंक प्रोसेस समझ में आ गया कि क्या हो सकता है इसके अंदर। अब उसने क्या पूछा है, क्या मुझे निकाल के देना है, कैसे निकाल के देना है, मैं आगे डिस्कस करता हूं। ये डायग्राम आप जरा थिंक प्रोसेस वाला अपने दिमाग में बना के देख लो। आपको बुक में दे रखा है, एग्जाम में दे रखा है, नहीं दे रखा, डजंट मैटर, आपका तो ब्रेन जो है वो तैयार हो गया कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को परस्यू कर सकते हो। कहां मिस्टेक होने के चांसेस थे, जैसे मैंने ये W वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें आपको G से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाकर के स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। स्ट्रेस में सीधे सीधे WG डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए क्या निकलवाया है उसने, स्ट्रेन निकलवाया है जी, तो डेल्टा L ओवर L निकाल के देना है आपने। द स्ट्रेस निकलवाया है जी, WG ओवर एरिया निकाल के देना है जी आपने। यंग्स मॉडुलस निकालना है जी। अब क्या दिक्कत रहेगी भैया, सारी चीजें तो आपके सामने है। फिगर को फिर दोबारा देखो, ये नीचे आ गया, एंगल थीटा बना, टेंशन T हमारे पास दोनों तरफ आ गया। अब W की मैं बात करता हूं तो इस T का कंपोनेंट यहां पे ले जाओगे T cos थीटा, इस T का कंपोनेंट यहां पे ले जाओगे T cos थीटा, 2T cos थीटा W के बराबर आ जाएगा, वेट के बराबर आ जाएगा डिस्टेंस। तो या तो इसे वेट ही लिखते रहो या फिर W into G पूरा लिखना चाहिए आपको। फिगर मेरी क्लियर हो गई। यहां से डेल्टा L निकालने की बात आई, मैंने पहले ही बताया VO प्लस OC माइनस 2L, यानी ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तरीका एक ही है। या तो आप एक बार यहां होने वाले चेंज को निकालो, डेल्टा L को निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इस लेंथ को दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2L को सब्ट्रैक्ट कर दो, बात वही है, डेल्टा L उतना ही निकल के आएगा। ये मेरे पास निकल के आ गया डिस्टेंस। अब कोई बच्चा कहेगा जी ये क्या कर रखा है, अरे भैया L के कंपैरेटिवली x की बात हमने की थी तो x छोटा था, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपेंड किया, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तब तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा लेते हो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे 1/2 है, तो कैसे करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे। अब जो शुरुआत में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन करा रखा है वो यहाँ पे जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने लगा लिया। यहां से स्ट्रेन हमारा L ओवर डेल्टा L ओवर 2L इसलिए क्योंकि इनिशियल लेंथ जो है वो 2L इसने यहाँ पे दे रखी है हमें, तो 2L इसलिए हमने डाला।
यहां से स्ट्रेन पहला आंसर आ गया। टेंशन की बात हमने की, तो नो डाउट 2t cos थीटा इक्वल टू w, ये रिजोल्यूशन वेक्टर से आएगा। मैंने पहले कहा था कि 2-3 चीजें हम लोगों को यहाँ पे एक साथ यूज करनी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन जाता है। टेंशन t इक्वल टू w ओवर 2 cos थीटा। अब यहाँ w वेट एज इट इज लिख रखा है, अगर मैं इसको आगे देखूंगा तो आगे मैंने क्वेश्चन दे भी रखा है, उसमें आपको g से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब आपको w मिलेगा। चलिए यहां से cos थीटा हमने निकाला। अब इसमें इग्नोर करने वाली बात आ गई, तो x स्क्वायर ओवर 2l स्क्वायर मेरा काफी छोटा है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देता हूं। यहाँ पे स्ट्रेस जो निकल के आएगा वो टेंशन अपॉन एरिया से निकल के आ जाएगा, तो WL ओवर दिस वन ही आ गया। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल बचा। अब सारी चीजें मैं करूं, इससे बेटर ये है कि आप एक बार जरूर अपने आप से इसको करके देखें। असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मैंने आगे और भी डाल रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग लगाएंगे, नो डाउट एक क्लास का ब्रीफली आपको इसमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस यहां से लगाए हैं, एमसीक्यू लगाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे बढ़िया होगा, हर क्वेश्चन में एक नई नई बात होगी। अब जो ऊपर क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल उसी के बेस पे डियर स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें सारी वैल्यूज डाल रखी है हमने, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एनालॉगस हैं, और वो या तो ऊपर वाला क्वेश्चन या एग्जांपल नंबर 14, ये दोनों में से कोई भी एक डिस्कस कर लेता है आपसे, तो यहां से आप वैल्यू निकाल के भी दे सकते हैं, ये वैल्यू आ जाती है आपकी। अब किसी बच्चे ने डायरेक्ट फॉर्मूला डाल करके वैल्यू निकालनी है नीचे वाले आंसर, नीचे वाले क्वेश्चन की, तो निकाल सकता है। मतलब ऊपर से जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं वो उसको याद रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली हमें यही करना होता है कि जो ऊपर हमने डेरिवेशन किया था इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो हमने डेरिवेशन किया है, यहां से स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाला हमने, स्ट्रेन का निकाला, यंग्स मॉडुलस का निकाला, इन फॉर्मूला को डायरेक्टली जो एग्जांपल नंबर 14 है इसके अंदर हम लोग अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बातें थी। अब ब्रीफिंग कर देता हूं, एक क्वेश्चन हमारा इसमें और बच रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ब्रीफिंग कर देता हूं, आप लोग अपने आप से करेंगे इसे। एग्जांपल नंबर 13 क्या है, देखिए क्या कहता है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made of brass are loaded as shown in figure। अब देखिए जब तक फिगर नहीं देखेंगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने सीधे सीधे क्या रखा है यहाँ पे। The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Young's modulus of steel is this one, सीधे सीधे पास्कल में दे रखा है। That of brass is this one in Pascal. Compute the elongations of steel and brass wire। तो देखो बच्चों फिगर मेरे को पहले देखना ही पड़ेगा, मैं पहले फिगर देख लेता हूं फिर उसके बारे में बात करता हूं। पैरामीटर्स तो सारे दे रखे हैं, सीधे सीधे मैं इनको ऐसा ही सिस्टम में लेके डाल दूंगा। लेंथ डाल दी, रेडियस डाल दी, फोर्स की बात हम लोगों ने की, तो 4 6 + 4 कहां दे रखा है, एक बार इसको देखना पड़ेगा हमें, कहां है 2 अच्छा वो फिगर के ऊपर दे रखा है। चलो तो फिगर पहले देख लेते हैं हम लोग बच्चों, और ये फिगर देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो बहुत ज्यादा थिंक प्रोसेस और ये सब यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर उसने फिगर दे रखी है तो। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज करना है जिससे कि वो डेवलप हो जाए, और जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो रिसोर्सेज उसने दे रखे हैं उन रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा यूज करना है। जैसे यही क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने क्लियर कहा कि डायग्राम है तो भैया डायग्राम देख लो, कब, जब आप एग्जाम में बैठे हो। और जब यहां पे कर रहे हो तो आप थिंक प्रोसेस डाल सकते हो, सोच सकते हो कि जो कह रहा है लैंग्वेज में और डायग्राम में कोई फर्क तो नहीं। तो दोनों जगह स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी फर्क रखनी है बच्चों। देखिए ये रिजिड सपोर्ट के साथ में पहला वायर लेंथ 1.5 स्टील का दे रखा है, यहां पे 4 किलोग्राम का वेट लटका रखा है, ब्रास की लेंथ दे रखी है और 6 किलोग्राम है। अब जरा देखिए स्टील पर जो वेट होगा वो 6 + 4 दोनों काम करेगा स्टील पर, और जो ब्रास है, ब्रास पे ये ऊपर वाला जो वेट है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 किलोग्राम का वेट काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां आप पहला केस ये लेंगे, इसमें 10 किलोग्राम आपको मास लेना है, लेंथ डेल्टा एल ये लेनी है, स्टील लेना है, सिंपल सा यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट डालना है। स्ट्रेस में ऊपर वाले वायर में 10 × 9.8 आपने यूज करना है। नीचे वाले वायर की बात करेंगे तो नीचे वाले वायर में जैसे मैं बताया फॉर्मूला तो वही लगेगा, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू, ये अलग होगा, ब्रास के लिए होगा।
अगेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अब यहां पे आप जो यूज करोगे वो मास 6 किलोग्राम और 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करोगे। एरिया दोनों का दे रखा है, तो आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एरिया अपना अपना यूज कर लोगे। अब बात रहेगी लेंथ की, डेल्टा एल ओवर एल होता है बच्चों, तो डेल्टा एल आपने ऊपर वाले केस में इसके लिए निकालना है, नीचे वाले केस में इसके लिए अलग से निकालना है। लेंथ ऊपर वाले केस की आपको 1.5 दे रखी है और नीचे वाले केस की 1 मीटर दे रखी है, तो एक ही फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है। जो की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है कि जब आप यहां वेट की बात करोगे तो 4 + 6 लगेगा, और जब आप इसके लिए वेट की बात करोगे तो सिर्फ 6 × 9.8 लगेगा। तो रेजिस्टर्स, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरह से ये सॉलिड्स वाला कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। थैंक्स अ लॉट।